Saving is the excess of income over consumption. Spending, it shows the relationship between aggregate saving at different level of income. Saving is the excess of income. इनकम में कंजम्पशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट आपका बच जाता है, जो पार्ट रिमेनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग. जैसे कि हमने डिस्कस किया था 50,000 आपकी इनकम है, उसमें से 40,000 अगर आपने कंज्यूम कर लिया है तो रिमेनिंग कितने हैं हमारे पास 10. तो 10,000 आपकी क्या है? सेविंग. सेविंग द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन स्पेंडिंग. आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसके बाद जो एक्सेस पार्ट जो आपके पास जो बच गया है वो कहलाती है आपकी सेविंग. उसको आप क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं. इट शोज द रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप बता रही होती है बिटवीन एग्रीगेट सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम के साथ के मुकाबले में या इनकम के साथ साथ आपकी सेविंग कितनी है. सेविंग फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. जिस तरह हमने कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस किया था या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव. सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम. जिस तरह कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम थी, बिल्कुल इसी तरह सेविंग इज द कंजम्पशन ऑफ फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन भी इनकम पे डिपेंड करती है और सेविंग भी इनकम पे डिपेंड करती है. यानी इनकम इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज. इनकम डिक्रीज, सेविंग डिक्रीज. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी इनकम डिक्रीज होगी आपकी सेविंग भी डिक्रीज हो जाएगी. इनकम, कंजम्पशन, सेविंग. इनकम कितनी है आपकी? 25. कंजम्पशन कितनी हो रही है? 25. सेविंग कितनी है? 0. इनकम इंक्रीज हो गई 50, कंजम्पशन 40. 50 में से 40 कंज्यूम कर रहे हैं, कितना सेव हुआ? 10. इनकम 75, कंजम्पशन 55, कितना सेव हुआ? 20. यानी क्या बताया जा रहा है? इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है. इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज. मगर कंजम्पशन इनकम के मुकाबले में कम इंक्रीज हो रही है और बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो रहा है? सेव हो रहा है. इनकम 100, कंज्यूम 70, 30 सेविंग. इनकम 125, 85 कंज्यूम, 40 सेविंग. इनकम 150, कंजम्पशन 100, 50 सेविंग. ठीक है. यानी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है. यानी सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. इनकम इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, सेविंग डिक्रीज. यानी इनकम का और सेविंग का दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है. जब दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ जो बनाएंगे वो क्या बनेगा? अपवर्ड ग्राफ बनेगा. क्यों? इसलिए कि 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है. सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव हैज द फॉलोइंग टेक्निकल प्रॉपर्टीज. जिस तरह हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. क्या फार्मूला है? एपीएस का फार्मूला है एस डिवाइडेड बाय वाई. यानी 10 डिवाइडेड बाय 50, 20 डिवाइडेड बाय 75, 30 डिवाइडेड बाय 100, 40 डिवाइडेड बाय 125, 50 डिवाइडेड बाय 150. ये हम क्या कर रहे हैं? सेविंग को डिवाइड कर रहे हैं इनकम से. ये एपीएस आ रहा है हमारा आंसर. जो भी आंसर आएगा वो एपीएस आ जाएगा. ठीक है. एमपीएस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? डी यानी डेल्टा यानी चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई. चेंजिंग सेविंग डिवाइडेड बाय चेंजिंग इनकम. चेंजिंग सेविंग कितना आ रहा है? 10. चेंज इन इनकम कितना आ रहा है? 25. 10 को 25 से डिवाइड कर दिया. फिर चेंज इन सेविंग कितना आ रहा है? 10. और चेंजिंग इनकम कितना आ रहा है? 25. फिर 10 को 25 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट है एपीएस, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, और नेक्स्ट है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. इनकम और सेविंग जो कि
डायरेक्ट रिलेशन है आपस में, इस वजह से इसका कर्व भी वैसे ही बनेगा जिस तरह फंक्शन कंजम्पशन का बना था कर्व। ये इनकम हो गई, सेविंग हो गई, और उस पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये अपवर्ड ही जाएगा जिस तरह इसमें जा रहा है।